चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन है क्या? तो अभी तक आप लोगों ने जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ा था उसी के बारे में आपको लगता है कि जो हम एयर इनटेक करते हैं, जो एयर रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं बच्चा, सिर्फ ये टर्म जो है ये इनहेलिंग और एक्सेलिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है बच्चा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और एनर्जी का रिलीज। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड। ऑक्सीजन का यूज किया जाता है बच्चा। जैसे आपने पढ़ा ना, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल किया और वो क्या हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके क्या निकालेगा? CO2 निकालेगा, जो आप एक्सेल करोगे। और आपको पता है कि आप जब एक्सेल करते हो तो CO2 के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है और साथ ही साथ क्या करेगा? कुछ एनर्जी को भी रिलीज करेगा। ठीक है, इसी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कैसे एनर्जी बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ग्लूकोज एक कैसा मॉलिक्यूल है बच्चा? तो दिमाग में रखेंगे, ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए इसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल है, हम अभी ये जो अभी पूरा फेनोमेना है बच्चा, ये हम पढ़ रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये दिमाग में रखिएगा, कैसा पढ़ रहे हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये एक सेल में हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है बच्चा कहां? साइटोप्लाज्म में। कहां स्टार्ट होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म में। ये बात आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि किसी भी सेल में रेस्पिरेशन स्टार्ट कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होगा क्या? तो साइटोप्लाज्म में जो भी ग्लूकोज, जो भी खाना उन्होंने खाया है, उसका ब्रेकडाउन होगा और क्या बन जाएगा? पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट क्या है? तो पहले ये 6 कार्बन था, उसको ये तोड़ देगा, है ना? ब्रेकडाउन, अभी हमने क्या पढ़ा? ब्रेकडाउन करता है ना? तो तोड़ के 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाएगा, साथ ही साथ कुछ एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, रिलीज करेगा, जनरेट नहीं, रिलीज करेगा। ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज किया, क्या बनाया बच्चा? पायरुवेट। आप बोलते भी रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज किया। अब देखिए, अब डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास ईस्ट सेल। ईस्ट सेल आप लोगों ने पढ़ा था ना, किस में काम आता था बच्चा? क्लास 8 वाले में पढ़ा था, फर्मेंटेशन में। याद है आप लोगों को? तो फर्मेंटेशन वाला ही ये प्रोसेस है बच्चा। तो ये जो यीस्ट है, अब देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और एकदम नोट डाउन करते जाइएगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो ईस्ट में होता क्या है? यीस्ट में ये होता है बच्चे कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब कि इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब देखो, अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या बनाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है? ठीक है, तो वो है बच्चा यीस्ट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है, ये जो पायरुवेट बना था, इसका क्या हो जाएगा बच्चा? ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसमें इसका ब्रेकडाउन होगा। अब इथेनॉल क्या है? पहले ये 3, देखिए ध्यान से सुनिए, पहले ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब कितना हो गया? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको बात समझ में आ रही है ना? ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। और ये किस में हुआ? ईस्ट में। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे कि जब ऑक्सीजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट ना? उसे क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, दूसरा है हमारा मसल सेल्स। अब इसमें हम थोड़ा चीजों को अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, आप जब बहुत सारा वर्कआउट कर लेते हो, बहुत सारा वर्कआउट, थोड़ा दौड़ देते हो या फिर बहुत सारा काम कर लेते हो, तो अचानक से आपको क्या महसूस होता है बच्चा? थोड़ा एक पेन महसूस होता है।
ऐसा लगता है कि अब आपके मसल्स में पेन हो रहा है, वो पेन कहां से आता है? एकदम आप जनरल रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करेंगे कि मसल सेल्स में होता क्या है। जब आप बहुत सारा वर्कआउट करते हो ना बच्चा, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहां देखो, यहां वर्ड है लैक, लैक का मतलब कमी, एब्सेंस नहीं, एब्सेंस मतलब क्या हो, चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, लेकिन यहां लिखा है लैक, लैक मतलब कमी। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी बच्चा, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन की कमी में होता क्या है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब आप बात को ऐसे समझेंगे बच्चा कि अगर लैक्टिक एसिड जो बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ये जो वर्कआउट करने के बाद हमें पेन महसूस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप क्या कहोगे? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, आप क्या कहोगे बच्चे? लैक्टिक एसिड की वजह से बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी रिलीज होता है जिससे आप वर्कआउट करते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट समझिए। नेक्स्ट है हमारा जनरल सेल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ये तो मसल सेल्स का क्या था, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तब की बात। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चा? तो पहला आपने पढ़ा होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, राइट। अब दूसरा आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा था, याद करिए सभी बच्चे, कि आपने क्लास 8 में 2 रोल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का। पहला पढ़ा था कि जनरेट एनर्जी और दूसरा पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बच्चा कि जो पायरुवेट बना है उसका क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंट हो तो एनारोबिक, प्रेजेंट हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, H2O रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए बार बार, और कोशिश करिए कि चीजों को रटे नहीं। ठीक है, रोट एजुकेशन ना करें, इसको अच्छे से समझें, तब आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हुआ क्या बच्चे, सबसे पहले अब इसी को स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है बस उसी को देखेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो कि 3 कार्बन में टूट गया। अब 3 कार्बन में टूटा तो उसका नाम है पायरुवेट। ठीक है, यीस्ट में क्या होता है कि फर्मेंटेशन के टाइम पे ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम इथेनॉल कहेंगे। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, और एनर्जी रिलीज होता है। ये तो भूलिएगा ही नहीं कि एनर्जी रिलीज होगा, इसको ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा कि आपके मसल्स में क्या होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन से ही क्रैम्प्स आते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अचानक एक मसल्स में पेन टाइप का शुरू होता है, एक स्ट्रेच टाइप का, देखिए यहाँ पे बना है, स्ट्रेचिंग टाइप का महसूस होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, क्रैम्प्स आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। और नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, जिसमें पायरुवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। और ये कब होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। अच्छा, एक और बात है, एनर्जी रिलीज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ है, इसको आप हटा दें, ये एक गड़बड़ लाइन है। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एटीपी गिव राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटीपी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ही बनता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें तो एटीपी का बनना एक कैसा प्रोसेस है बच्चा, एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था 2 टाइप के रिएक्शन थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, राइट। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो एटीपी का बनना बच्चा वो एक कैसा प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। अब आप इस बात को समझ गए, क्या कहना चाह रहा है कि एटीपी बनता है कब, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में, और ये एक कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब आगे समझिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है,
ये आप एकदम इजीली समझ जाओगे चीजों को कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, नॉस्ट्रल से, फिर कहाँ गया। आप ध्यान से यहाँ देखते जाओ, दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, नॉस्ट्रल से, फिर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, है ना। ये ट्रैकिया वाला लाइन इस तरह से आता है ना, तो ये देखिए ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद उसमें देखिए यहाँ पे लंग्स में गया, तो ये जो पहला वाला पोर्शन है बच्चा, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और ये जो फिर उसके बाद छोटा छोटा पतला पतला गया है, उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो एंडिंग्स है ना बच्चा, ये जो आपको एंड एंड पार्ट दिख रहा है, वहां क्या होते हैं, वहां होते हैं एल्वियोली। ठीक है, तो प्रॉपर एल्वियोली में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, एल्वियोली में। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स में गया, तो नॉस्ट्रल्स में सिर्फ क्या, नॉस्ट्रल्स में होता क्या है, तो देखे होंगे नॉस्ट्रल्स में जो आपका नोज है बच्चा, ठीक है, जो आपका नोज है उसमें टाइनी हेयर्स है, फाइन हेयर्स है। ठीक है, इसका काम क्या है बच्चा, ये जो टाइनी हेयर्स है ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है एयर को, ताकि बड़े बड़े पार्टिकल्स अंदर ना जाए। ठीक है, बड़े डस्ट में जो पार्टिकल्स, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो अंदर ना जाए, उसको फिल्टर करेगा। साथ ही साथ इसमें जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है, जब भी आपको जुकाम वगैरह होता है तो देखते हो म्यूकस रिलीज होता है, तो इस पे लाइनिंग क्या करता है, हमेशा नॉर्मल डेज में भी म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, जिससे नोजी बनता है, राइट ना। तो आप समझेंगे चीजों को अच्छे से कि ये हो गया आपका दो वर्क इसका। अब यहाँ बताया है कि पैसेज क्या है, कि सबसे पहले जाता है नेसल पैसेज, मतलब नोज वाला ये जो एरिया है, उसके बाद यहाँ देखिए ये है आपका फेरिंग्स और ये है आपका लैरिंग्स। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि पहले फेरिंग्स में जाता है फिर लैरिंग्स में जाता है। इसके बाद कहाँ जाएगा बच्चा, उसके बाद जाता है ट्रैकिया में। एयर कहाँ गया, ट्रैकिया में। ये रिंग लाइक कार्टिलेज होता है। क्यों होता है बच्चा, क्वेश्चन आएगा, वाई ट्रैकिया हैज रिंग लाइक कार्टिलेज। तो आप आंसर में लिखोगे ये वाला, क्या है, इंश्योर, ये ई है। ठीक है, क्या है, ई। ठीक है, ई इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो। कोलैप्स मतलब होगा क्या, कि अगर ये पाइप लाइक होगा तो एयर विदाउट मॉइस्चर के ये क्या करेगा, ये चिपक जाएगा बच्चे। ठीक है, और कोलैप्स हो जाएगा। गेटिंग ना, बात समझ रहे हैं ना, अच्छे से चीजों को एकदम इमेजिन करते हुए समझेंगे। ठीक है, इसीलिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से क्या है कि ये इंश्योर करेगा, ये ई है, ठीक है, आप ई लिख लीजिएगा, ये इंश्योर करेगा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो। ठीक है, कहाँ होता है, थ्रोट में, है ना, आपके गले में। थ्रोट मतलब गला। चलिए आगे समझिए, नेक्स्ट क्या है बच्चा, उसके बाद कहाँ गया एयर, एयर चला गया लंग्स में। लंग्स क्या है, लंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये देखिए राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, आप बाद में पढ़ोगे कि राइट लंग्स जो है ना वो कंपैरेटिवली छोटा होता है बच्चे। ठीक है, यहाँ तो इस फिगर में तो आपको इक्वल बना दिया है, लेकिन राइट लंग्स कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला, ये एरिया में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा आपका लिवर। याद है, पढ़ाया था तुम लोगों को, आप लोगों को बताया था ना कि इस पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, लिवर। इसकी वजह से ये राइट वाला जो लंग्स है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चा, कि लंग्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बस दैट्स इट। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स में आप देखिए कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया। कैसे गया, ट्यूब लाइक। तो जो बिगिनिंग वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, मतलब जो थिकर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्रांचेस बने हैं बहुत सारे, उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ट्रैकिया को एल्वियोली से। इसका फंक्शन क्या है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रैंक्यूल्स एंड ब्रोंक्योली। तो आप कहोगे कि ये ट्रैकिया को एल्वियोली, ये जो यहां बना है, इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, एल्वियोली, एल्वियोली बहुत सारे एल्वियोली होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। और अगर एक एल्वियोलाई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई, है ना, क्या कहेंगे बच्चे, एल्वियोलाई। ठीक है, चलिए अब आगे का मैटर समझिए। आगे क्या लिखा है बच्चे, एल्वियोलाई नहीं बोलेंगे, इसको एल्वियोलस कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वियोलस, एस कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको एस कर लीजिए। ठीक है, सिंगुलर एल्वियोलस कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो एल्वियोलाई, और सिंगल होगा तो क्या कहलाएंगे, एल्वियोलस। चलिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट है बच्चा कि ब्रोंक्यूल्स जहां टर्मिनेट होंगे, मतलब कि लास्ट एंड पॉइंट, टर्मिनेट मतलब एंड होना, जहां एंड होंगे वहां एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहां क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, जहां क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है,
CO2 बाहर जा रहा है। गेटिंग ना? चलिए अब आगे समझिए, ये क्या है, ये कंटेन करता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखिए, तो यहाँ आपको वेन्स दिख रहा है, यहाँ आपको आर्टरीज दिख रहा है। इसी आपने पढ़ा ना, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, आपने पीछे भी मतलब जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, और अभी आप आगे भी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां और डिटेल में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चा? यही पढ़ोगे कि कैसे ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चैनल है जो कि गैसेस का भी एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन का भी एक्सचेंज करता है। तो ठीक है, ये अभी आप डिटेल में पढ़ोगे, तो आप ये वाला एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना कि ये जो कैपिलरीज है बच्चा, ब्लड के कैपिलरीज, ठीक है, जो सबसे पतला पतला, ठीक है, ये कैपिलरीज क्या करते हैं, ये इनके पास मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज में क्या था, थिन एपिथेलियम से क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ब्लड के थ्रू O2 आया, ठीक है, या फिर ब्लड के थ्रू सारा CO2 आया और जाके एल्वियोली में पास हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर वहां से क्या होगा बच्चे, फिर वहां से सारे जो भी मतलब वहां पे एक्सचेंज होगा O2, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाए, वो फिर रिलीज हो जाएगा किसमें, ब्लड में, ठीक है। मतलब क्या कहा मैंने कहा कि यहां से CO2 आ गया एल्वियोली में, सारे ब्लड से जितना भी CO2 था वो कलेक्ट हुआ और आ गया एल्वियोली में। एल्वियोली में होगा गैसेस एक्सचेंज, जहां से O2 कहां जाएगा, वापस ब्लड में, और ये फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा O2, सारे सेल्स को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप और डिटेल में पढ़िएगा इन फ्यूचर, अभी आपको पढ़ना है। ये देखते हैं, सबसे पहला आया कि एनिमल्स में, एक सभी एनिमल्स में होता क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं बच्चा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। यहां देखिए, ये है हेमोग्लोबिन। आपने पढ़ा है ना कि आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है, तो आपके ब्लड का कलर रेड इसलिए है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन आप देखिए 4 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, आप बस ये समझिए कि इनके पास बाइंडिंग साइट होता है, और हर एक, ये देखिए यहां देखिए, ये समझिए, हर एक पे क्या हो रहा है, O2, हर एक पे O2 बाइंड होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन बाइंड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पता है ना कि कैसे, अभी एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से ब्लड से एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलिए अब आप आगे की बात समझिएगा, फिर ये दूसरे सभी टिश्यूज में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट है ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो है आपका हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के पास O2 का एफिनिटी मतलब बाइंड होना, बाइंड मतलब जुड़ना, एफिनिटी मतलब जुड़ना का बहुत ही हाई होता है बच्चा, मतलब बाइंडिंग का जो कैपेसिटी होता है O2 का, वो हेमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए O2 जाके हेमोग्लोबिन में बाइंड हो जाता है और फिर वो मूव करता है डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट सेल्स में, है ना, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में, सबको पता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स दिया है, रेड ब्लड सेल RBC, ठीक है। चलिए इसके बाद CO2 जो है वो मोस्टली होता है सॉल्युबल वाटर में, ठीक है। तो CO2 आप आगे पढ़ोगे कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बच्चा, प्लाज्मा में, ठीक है। आपसे सीधे क्वेश्चन आएगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट आप कहोगे प्लाज्मा, O2 का ट्रांसपोर्ट आप लिखोगे रेड ब्लड सेल या फिर हेमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। चलिए तो देन O2, और इसी वजह से यहां देखिए CO2 मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि रेट ऑफ, अब एक और इंपॉर्टेंट जो क्या कहेंगे, एक फैक्ट है ये क्या फैक्ट है बच्चा, कि आप कभी सोचे हो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दोनों में से फास्ट ब्रीदिंग किसका होगा, तो बच्चा एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आप कभी नोटिस किए हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आप क्या करते हो, बहुत फास्ट ब्रीथ करने लगते हो, राइट। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप क्या करते हो, फास्ट ब्रीथ करने लगते हो, है ना। तो होगा क्या बच्चे कि ये फास्ट ब्रीदिंग
इसमें क्या है कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है किसमें, एक्वाटिक एनिमल्स में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये क्या करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल, मतलब कि टेरेस्ट्रियल एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से। ये क्वेश्चन आएगा तो आप समझेंगे चीजों को कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, फास्ट ब्रीदिंग करता है कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, वही सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें बताया ना आपको ब्लड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। By that time, if you like the video, do like, do comment your queries. If you haven't yet subscribed the channel, don't forget to subscribe the channel. And the very most important thing, don't forget to share it with your friends. By that time, take care. See you again.